नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज 6 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले कल का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। आप सभी को मैप में मुंद्रा पोर्ट की लोकेशन भी देखनी चाहिए। दोस्तों, डायरेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आपकी जो दिशा है वो स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमेशा सही दिशा में प्रयास करना जरूरी है। दोस्तों, आज के सेशन पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा पी इनियन ने इसे जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके की रोक लगाई है। किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक बुलाई? सऊदी अरेबिया ने हाल ही में यह बैठक बुलाई है। किस देश ने नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? तो श्रीलंका ने यह पैनल नियुक्त किया है। कौन सा राज्य 1 से 14 सितंबर तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा IDCP में भाग ले रहा है? तो नागालैंड इसमें भाग ले रहा है। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? तो AK-203 हाल ही में भारत में बनेगी। किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCACAS के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो उषा पाढ़े को यह प्रभार दिया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो विनोद कुमार यादव को हाल ही में CEO के रूप में भी नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। 30 नवंबर 2020 को सरकार के प्रमुखों ने SCO परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा भारत इसकी मेजबानी करेगा। जानते हैं इसके विषय में। भारत 30 नवंबर को संघाई सहयोग संगठन SCO शासनाध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन में प्रभावशाली समूहों के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान करने पर जोर दिया जाएगा। भारत संघाई सहयोग संगठन के साथ अपना सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आइए जानते हैं SCO के बारे में। तो यह 8 सदस्यीय क्षेत्रीय समूह है जो दुनिया भर के लगभग 42% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 20% का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। भारत 2005 में SCO के एक पर्यवेक्षक देश के रूप में सम्मिलित हुआ था और 2017 में इसे पूर्णकालिक सदस्य बना लिया गया है। वर्तमान में SCO में 8 सदस्य देश हैं जिनमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान सम्मिलित है। इसके सेक्रेटरी व्लादिमीर नोरोव है। आइए मैप में इसकी लोकेशंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समस्त डिटेल को दिया हुआ है। साथ ही संघाई सहयोग संगठन के विशेष पहलुओं को भी मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है। आप सभी को इसे जरूर देखना चाहिए। आइए मैप में देख लेते हैं इन कंट्रीज के नाम। रशिया, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान इसके सदस्य देश हैं। साथ ही इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर दर्शाया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस शहर में हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकेडमी की आधारशिला रखी गई? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलोर में इस तरीके की आधारशिला रखी गई है। जानते हैं इसके विषय में। कर्नाटक के बेंगलोर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकेडमी की आधारशिला रखी गई है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण गरीब के मुद्दों से निपटने के लिए एक अनूठी पहल है। इस प्रस्तावित परिसर का विकास सुंदरबागों के शहर बेंगलुरु में 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब सरकार ने हाल ही में आई रखवाली नामक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। आई रखवाली ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस ऐप का इस्तेमाल मुख्यतः पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ जंगलों के किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना संबंधित वन प्रभागी अधिकारी के संज्ञान के मामले में लाने के लिए भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, जिसके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। इसके 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। राजकीय पशु काला हिरण या ब्लैक बक है और राजकीय पक्षी बाज है। राजकीय वृक्ष शीशम या इंडियन रोजवुड है। इसका एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं।
यहाँ पर लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7 हैं। साथ ही विधानसभा सीटें 117 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेस्पॉन्सिबल अडोलेंस रीड 2020 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इसे केरल में शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। केरल ने रिस्पॉन्सिबल ऑर्डिनेंस रीड 2020 कार्यक्रम 25 सितंबर को शुरू कर दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों में आत्म जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित करने के लिए अच्छा व्यक्ति बनाना है। इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षाओं और सेमिनारों की एक श्रृंखला के माध्यम से कौशल और ज्ञान आदान प्रदान किया जाएगा। इसमें इंटरनेट सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, भारतीय संविधान, मानव अधिकार आदि विषय शामिल होंगे। कार्यक्रम निःशुल्क होगा और अंग्रेजी और मलयालम भाषाओं में उपलब्ध होगा। आइए जानते हैं केरल के बारे में। तो केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल को भारत के स्पाइस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलयालम है और केरल में 20 लोकसभा सीटें और 9 राज्यसभा सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है जो कोविड से रिलेटेड होगा? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इस तरीके की घोषणा की है। कमांड कंट्रोल रूम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की देखभाल और निगरानी करेगा। आइए बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी भोपाल है तथा इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो बीजेपी से हैं। यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। यहाँ की लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 230 हैं। इसके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। कर्करेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है और आपको कर्करेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, साथ ही मिजोरम से होकर कर्करेखा गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में इस तरीके का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का इनकार कर दिया है। इससे पहले वाई.एस. जगन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि अंग्रेजी 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से लेकर 6 तक के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए माध्यम होगी। शीर्ष अदालत ने शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम की धारा 29(2)(f) का हवाला दिया है। कौन से राज्य में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया है। मास्क एटीएम मात्र 5 रुपए में उपलब्ध है और इस एटीएम में बिना हाथ लगाए हाथ को सैनिटाइज किया जा सकता है। इस एटीएम मास्क की क्षमता 50 मास्क तक होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को हाल ही में असम सरकार ने मंजूरी दे दी है। 30.53 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 884 वर्ग किलोमीटर काजीरंगा उद्यान से जोड़ा जाएगा। आइए बताते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में महत्वपूर्ण पहलू। तो इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा पार्क को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह दुनिया के 2/3 महान एक सींग वाले गेंडों का घर है। इसमें अनुमानित 2413 गेंडे हैं और 121 बाघ हैं। यह लगभग 429.93 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र का एक बड़ा उद्यान है। यह असम के 2 जिलों जिनमें गोलाघाट और नौगांव के अंतर्गत आता है। आइए असम के अन्य नेशनल पार्क्स के बारे में जानते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर होलगापारा गोलान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, लोखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरनांग नेशनल पार्क और मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानना चाहिए। यहाँ की राजधानी दिसपुर है और गुवाहाटी यहाँ का मुख्य शहर है। आप सभी को यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में भी जानना चाहिए। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि असम की सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती हैं, तो जिनमें वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही मेघालय से इसकी सीमाएं मिलती हैं। 2 पड़ोसी देश जिनमें बांग्लादेश और भूटान शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के एक विधेयक पारित हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा असम में यह विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक में असम के लोगों की संस्कृति, सांस्कृतिक और सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस विधेयक से असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक,
भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगले प्रश्न की ओर, आईओसी पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिए गए बहुत बड़े क्रूड कैरियर का क्या नाम है जिसमें हाल ही में आग लग गई है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका नाम है न्यू डायमंड। आइए जानते हैं इसके विषय में। वेरी लार्ज क्रूड कैरियर VLCC को हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिया गया था। इसमें श्रीलंका के पूर्वी तट पर आग लग गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर 2020 सम्मान दिया जाएगा। वह कहाँ की रहने वाली है? तो इसका सही उत्तर होगा, वे देहरादून की रहने वाली है। आइए जानते हैं इसके विषय में। शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर 2020 सम्मान दिया जाएगा। वे देहरादून की रहने वाली है। देहरादून के केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमारी चौहान कार्य करती हैं। उन्हें यह पुरस्कार दिव्य हिमगिरी नाम की संस्था, उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, शब्दावली आयोग और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में दिया जाएगा। डॉक्टर राजकुमारी चौहान 2005 से शिक्षण क्षेत्र में कार्यरत हैं। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्योन्स पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर होगा, यूनेप ने इसे लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्योज व्यवहार विज्ञान और नज्म सिद्धांत पर UNEP की पहली पहल है। यह मानवीय कार्यों और उन्हें कैसा बदला जाए पर केंद्रित है। इस पुस्तक में 40 तैयार किए गए नज्म शामिल है, सरल उपाय जो हरे रंग के विकल्पों को अपनाना ज़्यादा आसान बनाते हैं। इन उपायों को विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों और कर्मचारियों को अधिक स्थायी व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। आइए जानते हैं यूनेप के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इसके कार्यकारी निर्देशक इंगर एडरसन है। किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर होगा, जर्मनी ने इस तरीके की रणनीति लॉन्च की है। जानते हैं इसके विषय में। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है और भारत के साथ लॉन्च किया गया है। इस रणनीति में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी व्यवहार के कई अप्रत्यक्ष संदर्भ हैं। जर्मन में बिम्स्टेक और इंडियन एसोसिएशन रिम एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को भी सुझाव दिया गया है। यह समुद्री सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन पर काम करता है। आइए जानते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यह संघ जो वर्तमान में विश्व के सफलतम क्षेत्रीय संगठनों में से एक है और 27 यूरोपियन देशों का समूह है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को मॉस्ट्रिच, नीदरलैंड में की गई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। यूरोपीय संघ में 27 संप्रभु राष्ट्र हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी कि हाल ही में यूके ने इसे छोड़ दिया है। आइए दोस्तों मैप में देखते हैं इन सब की लोकेशंस के बारे में। तो इसमें आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जहाँ की ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। साथ ही नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, साइप्रस, माल्टा, इटली, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया इसके सदस्य देश हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? तो इसका सही उत्तर होगा, चीन में हाल ही में सबसे बड़ी नौसेना बन गई है। इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना नेवी कहा जाता है। चीन के पास अभी 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इनमें से 130 से ज़्यादा सरफेस कॉम्बैट्स हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से देश चीन से भारत आने वाली कंपनियों को आर्थिक मदद देगा? तो इसका सही उत्तर होगा, जापान ने हाल ही में वहां की कंपनियों के लिए यह घोषणा की है। जापान चीन से भारत आने वाली कंपनियों को आर्थिक मदद देगा। जापान ने वैसी कंपनियों को प्रोत्साहन की पेशकश की है जो भारत में शिफ्ट होना चाहते हैं। 3 सितंबर 2020 को शुरू किए गए अनुप्रयोगों के दूसरे चरण के साथ आसियान जापान आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन लाते हुए परियोजनाओं के लिए स्थानांतरण स्थलों की सूची में भारत और बांग्लादेश को भी शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिसा कैम्पबेल निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा, वे कैनेडियन स्पेस एजेंसी की अध्यक्ष बनी है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष है। इनका नाम है लिसा कैम्पबेल। लिसा कैम्पबेल कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। एजेंसी के 31 साल के इतिहास में CSA की पहली महिला यह प्रमुख बनी है। यह सिल्वेन लॉस्पेट का स्थान लेगी, जो 2015 के CSA के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे थे।
आइए आपको बताते हैं CSA के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना मार्च 1989 में की गई थी तथा यह कनाडा में नागरिक अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह नवाचार, विज्ञान और आर्थिक विकास के संघीय मंत्री को रिपोर्ट करता है। इसका मुख्यालय क्यूबेक में है तथा वर्तमान में CSA नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के फाइन गाइडेंस सेंसर का योगदान दे रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसे हाल ही में टाटा स्टील ने विकसित किया है, जो कि एक तरीके का कलेक्शन सेंटर होता है। टाटा स्टील के निर्माण समाधान व्यवसाय उद्यम नेस्ट इन, आपको याद रखना होगा कि इसका नाम है नेस्ट इन, ने नवोन्मेषी कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है। यह एक जोखिम मुक्त और सुरक्षित सैंपल कलेक्शन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह अभिनव इकाई इनोवेटिव यूनिट टेस्ट ट्यूब के संपर्क रहित आदान प्रदान को सुनिश्चित करता है तथा यह 2 तरफा माइक और स्पीकर सिस्टम से लैस है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और मरीज के बीच सुस्पष्ट संचार को सुविधा प्रदान करता है। नेस्टिन ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश की मदद करने के लिए कई अनुकूलित समाधान विकसित किए हैं, जिसमें क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड, पोर्टेबल शौचालय और ICU कैबिन शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 600 से 800 के बीच अपनी रैंकिंग बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन खबरों में है? तो इसका सही उत्तर होगा सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय हाल ही में इस कारण से खबरों में आया है, जिसने 600 से 800 के बीच में अपनी रैंकिंग बनाई है। आप सभी की जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि टाइम्स हायर एजुकेशन एक साप्ताहिक पत्रिका है जो उच्च शिक्षा से संबंधित समाचार और मुद्दों को प्रकाशित करता है। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूके का अग्रणीय प्रकाशन है। इस रैंकिंग में भारत की कोई भी विश्वविद्यालय शीर्ष 300 में स्थान हासिल नहीं कर पाई है। इस रैंकिंग में क्वालिफाई करने के लिए भारत की 63 विश्वविद्यालयों ने सफलता प्राप्त की। 2020 में भारत की 14 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के लिए सफलतापूर्वक क्वालिफाई किया था। इसके मुकाबले इस बार अधिक विश्वविद्यालयों ने क्वालिफाई किया है। इन दक्षिण एशियाई देश में सबसे ज़्यादा क्वालिफाई में बढ़ोतरी की गई है। रैंकिंग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है। ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा, इसे हाल ही में आयोजित किया गया था पंजाब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के द्वारा। जानते हैं इसके विषय में। तो ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2020 का आयोजन पंजाब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपनी वैश्विक पहल पंजाबी बिजनेस फोरम के तहत जारी किया है। इस शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिंग्स गैप्स लिवरेजिंग इनोवेशन फॉर हेल्थ केयर ऑफ इंडिया हेल्थ केयर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CSIR की निम्न में से किस प्रयोगशाला ने कृषि में पानी की खपत को कम करने के लिए सस्ती सौर ऊर्जा चालित बैटरी आधारित स्प्रेयर विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसे हाल ही में केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI ने विकसित किया है। CSIR की CMERI ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पेड़ भी विकसित किया है। हाल ही में CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कृषि में पानी की खपत को कम करने के लिए सस्ती सौर ऊर्जा चालित बैटरी आधारित स्प्रेयर विकसित किया है। सिंचाई उद्देश्यों के लिए कृषि क्षेत्र का 70% पानी की खपत होती है और इसीलिए यह अर्थव्यवस्था का सबसे कमजोर क्षेत्र है। ड्रिप सिंचाई पानी की खपत को कम करने के लिए एक तकनीक है, लेकिन यह छोटे किसानों के लिए सस्ती नहीं है। ये स्प्रे 75% पानी और 25% समय बचाने में मदद करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने टेबल टेनिस विश्व कप कहाँ करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसे चीन में करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंकिंग कंपनी के बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कार्यों को हाल ही में बंद कर दिया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्त हो गई है। इसका कारण है कि यह कंपनी द्वारा स्वैच्छिक कारोबार था तथा कंपनी के कारोबार का अनिश्चित परिस्थितियों का शिकार होना इसका बंद होने का कारण है, जिससे उसके आर्थिक मॉडल को अव्यवहारिक बना दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आयुष्मान खुराना हाल ही में बजाज अलायंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आयुष्मान खुराना जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार कर बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO तरुण चुघ हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न,
मदर टेरेसा को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।